नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त सुर्खियों का। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन, गतिरोध खत्म होने के बाद संसद में सुचारू रूप से कामकाज संचालित। लोकसभा में आज पारित हो सकता है एक विधेयक। राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आज। दिव्यांगों की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आज। सिंगल बेंच ने रद्द की थी शिक्षकों की नियुक्ति। पुतिन और अमेरिकी दूत के बीच बातचीत में शांति योजना पर नहीं निकला कोई नतीजा। पुतिन ने यूरोप के सभी प्रस्तावों को किया खारिज। और आज रायपुर में होगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट वनडे सीरीज का दूसरा मैच। भारत की नजर सीरीज जीतने पर। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। प्रश्नकाल के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और सूचना और प्रसारण समेत विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे गए। आज लोकसभा में बीते 2 दिन से सूचीबद्ध केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी है। सरकार की कोशिश होगी कि इस विधेयक को पारित भी करा लिया जाए। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से जुड़े इस संशोधन बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में पेश किया था। यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद भी इन उत्पादों पर कर के बोझ को बनाए रखना है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, फेक न्यूज और एआई से जुड़े सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। फेक न्यूज इज अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी टुडे और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर, एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते। उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त जरूरत है। और वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीडीएस यानी सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उससे जुड़े सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत है वहां एफसीआई गो डाउन बनाए जाएंगे। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन देने का काम सुनिश्चित हो रहा है। भारत सरकार का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमको फूड सिक्योरिटी देना है, वो फूड सिक्योरिटी हम रेगुलरली दे रहे हैं। और 2020 में कोविड के समय से लेके 2000 लगभग तो 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। जहां भी लीकेज हो रहा है अप टू डेसिग्नेटेड गोडाउन, ये जिम्मेदारी भारत सरकार के होते हैं। उसके बाद में जो फेयर प्राइस शॉप को चले जाता है, अल्टीमेटली इट गोज टू दी बेनिफिशियरी। वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड्स एंड 7.2 करोड़ बेनिफिशियरीज आर डिजिटाइज्ड। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो आज उच्च सदन में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के संबंध में एक संकल्प पेश करेंगे। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे।
भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने संसद में विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत पर उनका कहना है कि वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर विपक्ष को पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की लगातार बाधा से सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। देखिए, वंदे मातरम पर चर्चा है और चुनाव सुधार पर चर्चा है, विपक्ष को पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। वंदे मातरम तो प्यार से बोलते हैं, मन से बोले, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश वंदे मातरम बोल रहा है। आज हमें उम्मीद है कि सांसद भी प्यार से बोलेंगे वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच आज अपना फैसला सुनाएगी। ये फैसला न सिर्फ याचिकाकर्ताओं बल्कि राज्य सरकार और हजारों नियुक्त शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 12 मई 2023 को सिंगल बेंच ने भर्ती को रद्द कर दिया। आरोपों के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को कम रैंक होने के बावजूद पैसे देकर नौकरी दी गई थी। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला अब डिवीजन बेंच के पास है। अगर कोर्ट ने नियुक्तियां रद्द की तो ये साल का दूसरा बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे पहले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की एक अन्य शिक्षक भर्ती को रद्द किया था। अब सभी की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं। तो हजारों जो शिक्षक हैं उनकी जो भर्ती है उस पर तलवार लटकती हुई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज और कल केरल के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज नौसेना दिवस से जुड़े एक समारोह में शामिल होंगी और तिरुवनंतपुरम में भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगी। कार्यक्रम में नौसेना की सामरिक क्षमता, आधुनिक युद्धक तकनीक और विभिन्न ऑपरेशनल कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार द्वारा देश के राजभवनों के नाम राजभवन से बदलकर लोक भवन करने की मुहिम के तहत केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल लोक भवन का उद्घाटन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में विश्व वार्षिक सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में पासपोर्ट सेवा में पिछले 10 सालों में क्रांतिकारी बदलाव आए। 10 साल पहले देश में पासपोर्ट आवेदन के लिए केवल 77 केंद्र थे, लेकिन अब 468 नए केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सुधार से पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई, जिससे नागरिकों को बड़ी सुविधा मिली है। 10 years ago, if you wanted a passport, there were, I think, 77 places in India to which you could apply. Today, in the last 10 years, we have added 468 more such places. So pretty much any citizen of India is actually today able to apply for a passport. तेलंगाना सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर लिया। ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद लिया गया, जिसका मकसद औपनिवेशिक दौर की शब्दावली से इसे हटाना है। इससे पहले 8 राज्य ऐसे बदलाव लागू कर चुके हैं और अब तेलंगाना भी इस सूची में शामिल हो चुका। सरकार के अनुसार इन सभी बदलावों का मकसद ये दिखाना है कि सरकार का काम शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि जन सेवा है। और अब बात काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण से जुड़ी हुई। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के उद्घाटन के बाद अब भारी संख्या में तमिल छात्र काशी पहुंच रहे हैं। इस दौरान उत्साहित छात्र काशी विश्वनाथ के दर्शनों के बाद क्रूज से गंगा घाट होते हुए BHU पहुंचे। उत्तर प्रदेश के काशी में आकर यहाँ की आव भगत से छात्र काफी खुश हैं और यहाँ की भाषा के साथ साथ यहाँ की संस्कृति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर और दक्षिण की परंपरा, संस्कृति और समुदाय के संगम का ये पर्व 13 दिन तक चलेगा। लेट्स लर्न तमिल यानी तमिल करकलम पर इस बात
की थीम आधारित है। प्रमुख कार्यक्रमों यानी स्कूलों में तमिल पढ़ाना, तमिल करपोम अर्थात काशी क्षेत्र के 300 छात्रों की तमिल सीखने की शैक्षिक यात्रा और ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान यानी तेनकासी से काशी तक का सभ्यतागत मार्ग का पता लगाना शामिल है। काशी तमिल संगमम का भव्य समापन समारोह इस बार रामेश्वरम में होगा। तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों से काशी पहुंचे छात्रों ने अपनी खुशी और अनुभव को साझा किया। छात्रों ने माना कि तमिल करकलम उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम कर रहा है। Especially the climate is very nice here, and the sceneries, the experience is very nice, and we like the places and the temples. We have the bless of Shiva, and it's our unforgettable memory in my life. This was a program which is conducted by our Tamil government and our central government, and this is a very meritorious motto of these things. And our Tamil language is a oldest language, like we used to say, like Kanthonti Mantoda Kalathileye Thontriya Mudal Moli, which means our Tamil is originated before the rocks and comets of originated. This is our language. It was so ancient language. I want to share a particular event. There was a dance called Bharatanatyam, and one North Indian person was asking me, what is that dance? It's like so nice and all. So I was feel that everyone are interested in our language, and this cultural exchange was very good. It's been really amazing because the government has made beautiful arrangements over there. I'm coming all over from Tamil Nadu, Chennai. I'm a Siddha doctor. I have learned a lot of things in Kashi. The city is very beautiful. The gesture they're providing us was really great. They are treating us with beautiful respect. We have visited Kashi Vishwanath temple, and after that we went to Annapurni temple, and today we went to Ganga Aarti. Everything was really beautiful. The gesture provided by them is really amazing. देश में दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाली आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। यही वजह है कि साल 2015 से 3 दिसंबर को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से दिव्यांगों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उनके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे दिव्यांगजनों का भरोसा पुरानी सरकारों की अपेक्षा मोदी सरकार पर ज्यादा बढ़ गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिन्हें दुनिया कभी विकलांग कहकर बुलाती थी, उन्हें पीएम मोदी ने कहा दिव्यांग, यानी दिव्य शक्तियों के धनी। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक कदम से दिव्यांगजनों को न केवल एक नई पहचान मिली, बल्कि उन्हें क्रमबद्ध तरीके से वे सारी सुविधाएं पहुंचाई गईं, जिसके वे हकदार थे। सबका साथ, सबका विश्वास की परिकल्पना पर आधारित सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, जिनमें बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। इस योजना में सार्वजनिक भवनों, बसों, ट्रेन जैसे परिवहन नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश में मोदी सरकार से पहले दिव्यांगजनों के प्रति सामंजस्यपूर्ण रणनीति लागू करने का अभाव था। वहीं साल 1995 का दिव्यांगजन अधिनियम सुलभता के मुद्दों को पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करता था। साथ ही दिव्यांगों को अपने अधिकारों की मांग को लेकर सशक्त भी नहीं करता था। और इसी अंतर को पहचानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुगम्यता को राष्ट्रीय विकास में सबसे आगे लाने के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की। हमारे यहाँ रेल के डिब्बे में जाना है, सामान्य मानवी के लिए तो कुछ मुश्किल लगता नहीं। बस में चढ़ना है, सामान्य मानवी को लगता नहीं। हमने आकर के एक सुलभ योजना का बड़ा अभियान चलाया। देश भर में सरकारी हजारों की ऐसी जगह पर ढूंढ के निकाली है, जहां सामान्य ऐसे नागरिकों को जाना है, तो वहां दिव्यांगजनों को भी जाना है। तो उनके लिए रेलवे प्लेटफॉर्म अलग प्रकार से हो, ट्रेन के अंदर चढ़ने का उनके लिए अलग व्यवस्था विकसित की जाए। आंकड़ों के अनुसार सुगम्य भारत अभियान के तहत भारत सरकार के 1314 भवनों को करीब 563 करोड़ रुपए खर्च कर उन्हें दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया।
वहीं 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने का काम पूरा हो चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बजट को 2014 के 338 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई है। कौशल विकास योजना के तहत लगभग 148 करोड़ रुपए की लागत से 1,42,000 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। दिव्यांगजनों के लिए खेलकूद योजना शुरू की गई। सरकार की सोच और नीतियों में परिवर्तन का ही ये परिणाम है कि भारत ने पैरालंपिक और एशियन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड मेडल हासिल किए। पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में भारत ने अपने सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुगम्य भारत अभियान एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। ओडिशा के चंद्रभागा बीच पर 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल शुरू हो गया है। इस फेस्टिवल में भारत समेत कई देशों के 143 सैंड आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ रेत पर एक से एक बढ़कर एक सुंदर आकृतियां उकेरी जा रही हैं। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए काफी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। फेस्टिवल में भाग ले रहे रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने आयोजन को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए इस आयोजन से राज्य में पर्यटन का काफी स्कोप है, इस बात को बढ़ावा मिलता है, ये उन्होंने कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। ये भारत की सबसे बड़ा सैंड आर्ट फेस्टिवल है जिसमें कि मोर देन 140 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। रशिया से लेके, जापान से लेके, स्पेन, पुर्तगाल, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के आर्टिस्ट हैं। उसके साथ हमारा भारत के हर कोने से भी आर्टिस्ट आए हुए हैं और हमारा उड़ीसा की 29 डिस्ट्रिक्ट से भी आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो इससे आप अनुभव कर सकते हैं किस तरीके से ये जो सैंड आर्ट है हमारा देश में किस तरीके से आगे जा रहा है और कितने लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन है। और आज भी टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स के ऊपर थीम है, फेयर फेस्टिवल के ऊपर थीम है। तो जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी अपनी कला के माध्यम से हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा को दिखा रहे हैं। श्रीलंका में आज चक्रवात दितवा ने भीषण तबाही मचाई, लेकिन संकट की इस घड़ी में भारत पड़ोसी धर्म निभाते हुए ऑपरेशन बंधु चलाकर हर संभव मदद कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों ही राहत बचाव कार्यों में जुटे हैं। ऑपरेशन बंधु के तहत भारतीय सेना की स्पेशल टुकड़ी मानवीय सहायता के लिए श्रीलंका पहुंची। हेलीकॉप्टर IFC 1875 ने मंदारम नुवारा में और IFC 1885 ने पुरामदुल्ला में 2000 किलो राहत सामग्री पहुंचाई। वहीं जगह जगह फंसे लोगों को भी रेस्क्यू कर फौरन राहत पहुंचाई जा रही है। इरंगवाटा से एक हार्ट पेशेंट समेत 17 लोगों को निकाला गया, तो वहीं एक और सॉर्टी ने 24 यात्रियों को रेस्क्यू किया। आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इंडियन C-17 एयरक्राफ्ट के साथ एक फील्ड हॉस्पिटल को एयरलिफ्ट कर कोलंबो पहुंचाया गया, जिसमें 70 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ मौजूद है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना भी राहत बचाव कार्यों में पूरी मदद कर रहा है। वहीं श्रीलंका में आई इस प्राकृतिक आपदा से मौत का आंकड़ा बढ़ गया। अब तक 465 मौतें हो चुकी हैं, तो वहीं 366 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक बेनतीजा रही। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर की पुतिन से हुई मुलाकात में शांति प्रक्रिया पर कोई बात नहीं बन पाई। बंद दरवाजों के पीछे कई घंटों चली इस बैठक के बाद क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वार्ता काफी उपयोगी रही, लेकिन हम अभी यूक्रेन में संकट को हल करने के करीब नहीं पहुंच पाए हैं। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। लगातार 2 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पैरा एथलीट शरद कुमार का मानना है कि देश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी नज़र आने वाले साल में होने वाले पैरा एशियाई खेलों पर है, जिसको लेकर वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। शरद कुमार से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आइए सुनते हैं।
इस वक्त हमारे साथ पैरा हाई जंप पर शरद कुमार हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों वो अपनी तैयारी को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। शरद, सबसे पहले तो आपकी अपनी खुद की क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि अब अगला साल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब एशियन गेम्स आने वाली है तो ऑफ कोर्स हम साई में JLN स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनका मोंडो ट्रैक है तो हम लोग सारे एथलीट्स इधर आकर के अब मोंडो का फील्ड लेकर के अब एशियन गेम की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से इतना मतलब कंपटीशन हो रखा है, इंडिया में ही हमारे हाई जंप में बहुत सारे एथलीट्स हैं जो टॉप लेवल के जंप्स कर रहे हैं। शैलेश ने पिछले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी 191 जंप किया है, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइट है क्लियर करने के लिए। तो इसमें फुल टाइम देना पड़ेगा इसको अच्छे तरीके से, फिर ही अच्छा हाई जंप हो पाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो खेल संबंध हैं वो एक नए सिरे से करवट ले रहे हैं। देखिए 2036 इज़ आफ्टर ब्रिस्बेन ओलंपिक्स, तो उसके बाद ये है कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी और इंडिया हम लोग काफ़ी अच्छे टाइज 1946 से ही है हमारा। और जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया की बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट खेला इंडिया के साथ 1947 में। तो आई थिंक हमारा एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया स्पोर्टिंग नेशन है और इंडिया को एक स्पोर्टिंग नेशन बनने के लिए जो ऑलरेडी हम उस सही रास्ते पे हैं, हमें एक दूसरे से गाइडेंस लेना पड़ेगा। और हमारे स्पोर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी सेम है, जैसे क्रिकेट है। तो आई थिंक इन दोनों की पार्टनरशिप से, उनके एक्सपीरियंस से हम लोग एक अच्छा स्पोर्टिंग नेशन बन सकते हैं। शरद की वापसी हम किस टूर्नामेंट से और कब देख रहे हैं? एशियन गेम्स में पक्का देखेंगे आप मुझे खेलते हुए। तो ये शरद कुमार जिनका कहना है कि वो एशियन गेम्स के लिए यानी कि पैरा एशियन गेम्स के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार रख रहे हैं और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी जो है वो शुरू कर दी है। कैमरामैन सनी काला के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। सीधे ले चलते विज्ञान भवन, जहाँ पर राष्ट्रपति इस वक्त अपना संबोधन दे रही हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्री B विद्यावती जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी दिव्यांगजनों तथा संस्थानों की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बेटियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जेंडर और दिव्यांगता की चुनौतियों को पार किया है तथा असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की है। श्रेष्ठ दिव्यांग बालक मास्टर मोहम्मद याजीन और श्रेष्ठ दिव्यांग बालिका, वहाँ बैठिए, मुस्कुरा रही है, बालिका कुमारी द्रुति रांका को मैं विशेष बधाई देती हूँ। पुरस्कार योजना में बच्चों को शामिल करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की मैं विशेष सराहना करती हूँ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके मुझे विशेष संतोष अनुभव हो रही है। मैं इस विचार को प्राय व्यक्त करती हूँ कि दिव्यांगजन की अद्भुत उपलब्धियों को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है सबको मिल रहा होगा। इस प्रेरक अनुभव का अवसर प्रदान करने के लिए मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजन, 29 नवंबर को मैं ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की विजेता बेटियों से मिली। उन बेटियों ने विभिन्न बाधाओं को पार करके अपनी विश्व स्तरीय पहचान बनाई है। उन सभी बेटियों पर हमारे देशवासियों का गर्व है। उनसे मिलने के बाद में अपने अनुभव को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। उन बेटियों ने सभी देशवासियों के लिए अत्यंत प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए। आज इस समारोह शुरू होने से पहले एक छोटी सी बच्ची हम लोगों के सामने सरस्वती वंदना की। वो पहले भी उनसे मैं मिल चुकी हूँ देहरादून में। वो जो गाना गाए सबके आंखों से आंसू निकला था उस टाइम। इसलिए मुझे लगता है उनके भगवान किसी को किसी चीज़ की थोड़ा बहुत कमी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ों से उनके अंतर्निहित गुण को सजा देती है। इसीलिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दशक के दौरान
खेल कूद के क्षेत्रों में हमारे दिव्यांग बेटे बेटियों ने बहुत तेजी से प्रगति के प्रतिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2012 के पैरालंपिक्स में भारत को एक पदक प्राप्त हुआ था। समाज और सरकार की सजगता और सक्रियता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 29 पदक प्राप्त किए थे। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं और प्रतिस्पर्धाओं को आयोजन करके सरकार द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, मुझे आप सबके साथ ये तथ्य साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजनों से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वर्ष 2024 और 2025 में दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। उन आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ भागीदारी की। वर्ष 2024 में राष्ट्रपति भवन में एक कैफेटेरिया की शुरुआत की गई है। वो कैफेटेरिया दिव्यांगजन चलाते हैं। वहाँ जाने वाले लोगों को दिव्यांग लोगों की कार्यकुशलता और अतिथि सरकार का बहुत अच्छा अनुभव होता है। वहाँ काम करने वाले युवा दिव्यांगजन भी उत्साहित रहते हैं। ऐसे अनेक छोटे छोटे प्रयासों से दिव्यांगजनों के जीवन में बड़ा बदलाव ला जा सकता है। देवियों और स्वजनों, इसी समाज को सही अर्थों में विकसित माना जा सकता है, जिसमें दिव्यांगजन की बराबर की भागीदारी हो। दिव्यांगजन संवेदनशीलता और करुणा के पात्र नहीं है, ये बराबरी के हिस्सेदार है। ये समाज और देश की विकास यात्रा में समान रूप से भागीदारी कर सकें, ये सुनिश्चित करना सभी हितधारकों का कर्तव्य है और उदारता भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तय किया गया वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का मूल विषय फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस इसी प्रगतिशील विचार को व्यक्त करता है। दिव्यांगजन के संदर्भ में हमारा देश वेलफेयर माइंडसेट से आगे बढ़ते हुए राइट्स बेस्ड डिग्निटी फोकस्ड प्रणाली को अपना रहे हैं। दिव्यांगजन का समावेश हमारी राष्ट्रीय विकास यात्रा का अभिन्न अंग है। वर्ष 2015 से दिव्यांगजन इस शब्द का प्रयोग करने के निर्णय के पीछे समानता से भी आगे बढ़कर दिव्यांगता से प्रभावित लोगों को विशेष सम्मान देने का भाव बोध है। ऐसे प्रगतिशील चेतना ने आरंभ और प्रसार के लिए भारत सरकार की मैं विशेष सराहना करती हूँ। वर्ष 2015 में ही सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस आयोजन के तहत पब्लिक बिल्डिंग्स, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशंस, बस टर्मिनल्स को दिव्यांगजन के लिए एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ वेबसाइट्स तथा अन्य डिजिटल सुविधाओं को भी सुगम बनाया गया है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति भवन को भी दिव्यांगजन के लिए फिजिकली और डिजिटली सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2016 में लागू किया गया राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट इसी प्रगतिशील सोच को एक अधिनियम का ठोस आधार प्रदान करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगताओं की संख्या बढ़ाने के साथ साथ रोजगार एवं उच्च शिक्षा में आरक्षण के प्रावधानों से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को नई गति और दिशा प्राप्त हुई है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के
समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में इकोसिस्टम मजबूत बनाया जा रहा है। साइन लैंग्वेज से जुड़े शोध और प्रशिक्षण, मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन तथा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जैसे विविध क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के हित में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थानों की स्थापना की गई है और बहुत प्राइवेट संस्थाएं भी चलाया जा रहा है। लाखों दिव्यांगजन को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड्स दिए गए हैं। इससे वे दिव्यांगजन विशेष सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के समान अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सरकार के साथ साथ समाज को भी दिव्यांगजन के हित में जागरूक और सक्रिय रहना चाहिए। इससे सरकार के प्रगतिशील प्रयासों को बल मिलेगा। समाज द्वारा दिव्यांगता से प्रभावित लोगों की गरिमा और समानता पर ध्यान देने से दिव्यांगजन अपने जीवन में अधिक प्रसन्नता और कार्य क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांगजन की गरिमा, आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव को सुनिश्चित करना हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है। सभी देशवासियों का ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के प्रयासों में दिव्यांगजन को भागीदारी बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी दिव्यांगजन पीछे ना छूटे। मैं ये विश्वास व्यक्त करती हूँ कि वर्ष 2047 तक हमारे देशवासी विकसित और समावेशी भारत के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे दिव्यांगजन का अमूल्य योगदान रहेगा। मैं दिव्यांगजन सहित सभी देशवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आप सुन रहे थे राष्ट्रपति का संबोधन, जो कि विज्ञान भवन से वो बोल रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के सर्वांगीण विकास में जब हम अहम भागीदारी की बात करते हैं तो दिव्यांगजनों का जो योगदान है वो अकल्पनीय है, उल्लेखनीय है और प्रगतिवादी है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।